साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों आज अपने जो भारत का भूगोल है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो टॉप तथ्य हैं और पुराने पेपरों में जो पूछे गए हैं उनको अपने एक वीडियो के माध्यम से वन लाइनर रूप में यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और ख़ास करके जिनका अभी एग्ज़ाम होना है अगले 2-3 महीने में और जिनके भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें और एक बेहतरीन आपका रिवीजन और एक बेहतरीन सेशन अपने होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित कुछ टॉप महत्वपूर्ण तथ्य। तो साथियों सबसे पहले अपने बात करते हैं अपना पहला तथ्य। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़े देश की यदि आप बात करो तो ये रूस है, जो विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो अपने भारत का इसमें कौन सा क्रमांक है? 7वां क्रमांक है। ये पुराने पेपरों में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप अच्छी तरह से याद करें। और साथियों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप टेलीग्राम में जा कर के सर्च करें और वहाँ से ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर ये पीडीएफ है वो डाल दूँगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें साथियों अपने, तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। कितना है? 2.43%। ये भी पूछा गया है पुराने पेपरों में। इसके बाद में नेक्स्ट अपने फैक्ट की बात करें तो वो है साथियों भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब अपने बात करें भारत का देशांतरीय विस्तार, तो साथियों भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। और कई बार ये दोनों एक क्वेश्चन में एक साथ भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट अपना फैक्ट है साथियों, भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पुराने पेपरों में पूछा गया है। भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए साथियों, 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा भारत का मानक समय है वो निर्धारित होता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, भारत का मानक समय कौन सी तिथि रेखा से है वो माना जाता है? तो 82.5 डिग्री अपने मानते हैं। और यह कहाँ से गुजरती है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है साथियों, यह इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट फैक्ट है, भारत अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। यानी जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 29 डिग्री है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 से लेकर के 37 तक है। इसको यदि अपने घटाएं तो ये लगभग 29 डिग्री आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर, और नेक्स्ट फैक्ट है वो आपके सामने है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री है। तो इन दोनों को आप याद रखें, प्रॉपर भी याद रखें, और लगभग में यदि आपको विस्तार पूछे यानी दोनों के बीच का अंतर पूछे तो भी आप बता सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार का अंतर 29 डिग्री लगभग, और देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम में जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड में पूछा गया था पीछे। तो भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। और अब बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना फैक्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। साथियों आपसे निवेदन कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, ये इतनी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो देखिए साथियों, जो भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से है राज्य क्रमानुसार आप देख लीजिए, पश्चिम से लेकर के पूर्व की दिशा की तरफ मैंने क्रम यहाँ पर लिखा है।
तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा है वो गुजरती है। इनको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, अपनी तरफ से अपनी ट्रिक बना लें तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी इनको याद करने में, क्योंकि यहाँ से आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 4 ऑप्शन दे करके आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि निम्न में से किस राज्य से है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इन 8 राज्यों को आप क्रमानुसार ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। नेक्स्ट जो अपना फैक्ट है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। कितनी? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है 4,096.7 किलोमीटर। ये लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत सर्वाधिक स्थलीय सीमा है वो बनाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा, यानी अपने बड़ी की बात कर ली तो सबसे छोटी भी हमें पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, और उसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत के अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले 5 भारतीय राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पश्चिमी बंगाल है, फिर असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। यानी ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पुराने पेपरों में पूछा भी गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य है वो सीमा बनाते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की मानक समय रेखा यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 5 राज्यों कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यानी जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, और उनके नाम आपके सामने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। भारतीय मानक समय यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना? भारतीय जो मानक समय है वो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, ये ग्रीनविच मध्य जो कि विश्व का है, GMT से अपने बोलते हैं इसको। तो इससे भारत है वो 5 घंटा 30 मिनट है वो आगे है। कितना अंतर है इसके साथ? 5 घंटा 30 मिनट है और वो आगे है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा है वो मेक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। ये फैक्ट पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है। तो भारत चीन की पूर्वी सीमा मेक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, इस मेक मोहन रेखा का निर्धारण है वो 1914 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1914 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा है। इसके स्वदेशी सीमा केवल पश्चिमी बंगाल की लगती है। यानी सिक्किम के साथ 3 देशों की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप बोल सकते हैं। और यदि स्वदेशी सीमा की बात करें तो भारत का केवल पश्चिम बंगाल है वो सिक्किम के साथ अपनी सीमा बनाता है, बाकी 3 देश है वो इसके साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डफला और मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में, डफला और मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, ये आपको पता है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, और ग्राम सेवक में भी पूछा गया था, और अभी CET का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला पालनपुर जो कि गुजरात में स्थित है,
से लेकर के दिल्ली तक 800 किलोमीटर में फैली है। पालनपुर जो गुजरात में है, यहाँ से लेकर के दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है साथियों, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है वो बना हुआ है, वहाँ तक ये अरावली पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय या फिर विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं 8848 मीटर है, हिमालय और विश्व की सर्वोच्च चोटी। इसके बाद में अगला फैक्ट है, भारत की सर्वोच्च चोटी और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये दोनों एक ही चोटी के नाम है, इसको K2 भी बोलते हैं और गॉडविन ऑस्टिन भी आप बोल सकते हैं। तो हिमालय और विश्व की यदि बात करें सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, और भारत की सर्वोच्च चोटी की यदि बात करें तो यह है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और यह विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी भी है। ये फैक्ट जो 3 फैक्ट आपके सामने मैंने लिखे हैं, एक और है, ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं, तो इस कन्फ्यूज को आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं। अब देखिए, हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी ये कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी तो ये है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और भारत की सर्वोच्च चोटी यानी ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत की सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी भी यही है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो देखिए साथियों, भारत का सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार है वो भारत का सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है वो माना जाता है। चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट फैक्ट पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दर्रे से संबंधित ये फैक्ट हैं, सारे के सारे पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों, बोमडीला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और शिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जेलेपला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। और जोजिला दर्रा यह लद्दाख में स्थित है। और नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। और पालघाट दर्रा ये केरल में स्थित है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी दर्रे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखें। लगभग हर एग्ज़ाम में दर्रे से संबंधित जहाँ पर क्वेश्चन आता है तो इनसे क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है। चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट फैक्ट पर, जो कि आपके सामने है। भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सा जल डमरू है? पाक जल डमरू। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल डमरू। नेक्स्ट देखिए, कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन भी पुराने पेपरों में पूछा गया है कि कोरोमंडल जो तट है वो किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो आपको याद रखना है, एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश, इन दोनों के बीच में कोरोमंडल तट है वो स्थित है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। कौन सा 10 डिग्री चैनल? ये स्कूल व्याख्याता में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरेन आइलैंड। सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड है। यह कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह का भाग है। और यह दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पूछा जा सकता है और दक्षिण एशिया का एकमात्र पूछा जा सकता है। तो दोनों जगह आपका आंसर होगा बेरेन आइलैंड। नेक्स्ट देखिए, महान सीमा भ्रंश लघु हिमालय से महान हिमालय को पृथक करता है। कौन सा महान जो सीमा भ्रंश है, यानी ये घाटी है जो कि लघु हिमालय से महान हिमालय को अलग करती है? कौन सी घाटी? महान सीमा भ्रंश इसको कहते हैं। इसके बाद में साथियों जो 4 फैक्ट हैं जो अभी आपके सामने हैं स्क्रीन पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिमालय श्रृंखला के जो 4 भाग हैं उन चारों भागों में से काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें देखिए, नेपाल हिमालय है ये किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो साथियों नेपाल हिमालय है ये काली नदी और तीस्ता नदी, इन 2 नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? नेपाल हिमालय। और असम हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो यह है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। असम हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ से लगभग क्वेश्चन है वो हिमालय से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है।
इसके बाद में यदि बात करें साथियों तो पंजाब हिमालय, तो ये है सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है। और कुमाऊं हिमालय ये है साथियों सतलज नदी और काली नदी के बीच में। कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में। मालाबार तट, तो साथियों मालाबार तट है वो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है। कौन सा? मालाबार तट। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। नीलगिरी की पहाड़ियों में किस जाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का। नेक्स्ट देखिए, गोवर्धन पर्वत है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गोवर्धन पर्वत? उत्तर प्रदेश में। भारत का लगभग 16% क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है। कितने प्रतिशत है? 16%। जो भारत का क्षेत्र है वो गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति यानी बार बार वहाँ पर सूखा पड़ता ही रहता है, तो 16% क्षेत्र है वो इस प्रकार से प्रभावित है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो साथियों ये कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पुराने पेपरों में। उत्तर पूर्वी जो शीत मानसूनी पवनें हैं वो कोरोमंडल तट के सहारे अपनी वर्षा है वो करती है। साथियों आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, ये इतना आपसे निवेदन है। नेक्स्ट देखिए साथियों, मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है, भारत का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो मासिनराम भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत की जलवायु कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मानी जाती है। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी बंगाल में मानसून पूर्व की वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पश्चिम बंगाल में? काल वैसाखी। किसको? जो मानसून पूर्व की वर्षा है उसको काल वैसाखी कहते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, जेट स्ट्रीम को भारतीय मानसून का नियंत्रक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारतीय मानसून का नियंत्रक है तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका होता है साथियों गंगोत्री हिमनद से। भारत की जो गंगा नदी है इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने पेपरों में जो पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। और बिहार का शोक कोसी नदी। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है, जो भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। और धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है जिसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी जल विवाद। तो साथियों कावेरी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये है साथियों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है वो स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो का संचालन है वो किया जा रहा है, जो कि हुगली नदी के भीतर से गुजरती है। ये करंट जीके के सेक्शन में ये स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था। तो कोलकाता में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो का संचालन है वो किया जा रहा है। और नदी आपसे पूछे तो वो हुगली नदी है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सरदार सरोवर परियोजना ये किन किन राज्यों के बीच में है? तो ये है साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेटर झील किसको कहते हैं? लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है साथियों, इसको क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये फैक्ट तो आप सबको पता है, काफ़ी बार ये पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 से हुई थी। कब से? 1973 से। नेक्स्ट देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये एक, जो कि केरल में स्थित है। कौन सा? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना चिपको आंदोलन। इससे संबंधित जो मुख्य जो व्यक्तित्व है वो है साथियों SL बहुगुणा। इनका पूरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ये किन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। इसके बाद में है एपिको आंदोलन। ये है साथियों P हेगड़े से संबंधित है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये है मेधा पाटकर से संबंधित, या फिर मेधा पाटकर है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे साथियों MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति के मूल जन्मदाता यानी विश्व की यदि बात करें, हरित क्रांति के मूल जन्मदाता है वो कौन है विश्व स्तर पर? तो साथियों ये थे नॉर्मन E बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन E बोरलॉग। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति ये कृषि से संबंधित है, और श्वेत क्रांति ये दुग्ध से संबंधित है, और पीत क्रांति ये तिलहन से संबंधित है, और जो नीली क्रांति है साथियों ये मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए साथियों, जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट है यहाँ पर। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। 2011 की जनगणना भारत की क्रमानुसार 15वीं यानी ओवरऑल की बात करें तो 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के यदि बाद की बात करें तो भारत की यह 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना। भारत की 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? 17.7%। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। इसके बाद में बात करें, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है? तो साथियों ये है केरल का 1084। इसके बाद में यदि बात करें जनसंख्या घनत्व, तो साथियों जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक किसका है? बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का जनसंख्या घनत्व। और इधर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जिसका कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में यदि बात करें भारत का न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये है साथियों मुंबई, और इसकी जनसंख्या कितनी है? 1.84 करोड़। इसके बाद में दूसरा यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछे तो वो है दिल्ली 1.68 करोड़। और तीसरा यदि शहर पूछे आपसे भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो वो है कोलकाता 1.41 करोड़। नेक्स्ट देखिए साथियों, जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1971। यानी इस तरह के भारत की जनसंख्या है वो स्थिर थी, और 1971 के बाद में अचानक से भारत की जनसंख्या है वो बढ़ी थी, इसलिए 1971 का जो वर्ष है इसे जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष है वो कहा जाता है। भारत की साक्षरता की यदि बात करें साथियों तो ये है 74.04%। भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो साथियों ये है केरल की 94% है, और न्यूनतम साक्षरता किसकी है? बिहार की है 61.8%। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, तो वो आपके सामने है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी है सर्वाधिक भारत में? तो ये साथियों मेघालय की कितनी है? 27.95%। ये कितना है? 27.95% है। यदि आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय 27.95। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की यदि बात करें तो साथियों ये रही थी ऋणात्मक यानी घटी थी, तो न्यूनतम में यही आएगा। तो ये है साथियों आपका नागालैंड 0.58%। यहाँ पर ये नागालैंड है, ये मैंने नाम लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, नागालैंड है।
यदि आप PDF से लिखें तो आप यहाँ पर लिख लें नागालैंड न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यानी ऋणात्मक रूप में -0.8% रही थी किसकी, नागालैंड की। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार, तो ये साथियों 80.9%। कितनी है, 80.9%। और महिला साक्षरता की यदि बात करें तो ये है 64.6%। पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता 64.6%। तो साथियों ये थे भारत की जो भूगोल है उससे संबंधित टॉप जो फैक्ट थे, पुराने पेपरों में पूछे गए हैं और अक्सर ये रिपीट होते रहते हैं। तो इनसे संबंधित ये अपनी क्लास थी। उम्मीद है आपको क्लास है वो पसंद आई होगी। तो आप क्लास को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और जिन साथियों ने क्लास को पहली बार देखा है वो क्लास को देख करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।